हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज डियर हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन पी ब्लॉक तत्वों का। वो है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। ठीक है, दैट इज मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन स्टूडेंट, प्लीज केयरफुल। ओके, और यदि आप नए स्टूडेंट होंगे तो बता देता हूं मैं कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें तत्वों के आवर्तिता गुण, ठीक है, वो पढ़ रखे हैं हमने। नाइट्रोजन के बारे में ढेर सारा जानकारी, उसका भौतिक गुण, ठीक है, उसका सामान्य व्यवहार वगैरह वगैरह सब कुछ देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। अमोनिया निर्माण की हैबर प्रक्रम, ठीक है, नाम से पूछा जाता है यार, नाम से हैबर प्रक्रम। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक मैं चित्र बना रहा हूं, एकदम सुंदर चित्र है, देखिएगा कैसे बनाना है। ठीक है, अरे यार सुंदर चित्र तो अभी से भाव खा रहा है। क्यों खाता है भाई, भाव क्यों खाता है यार तू? सुंदर चित्र भाव खाता है, कीमत ज्यादा है। चलिए देखते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार आपको बनाने हैं। ठीक है, बताता हूं सब चीज क्या है, कौन है, ठीक है, क्या इसका काम है, क्यों हम इसको बना रहे हैं, सब जानकारियां आपको मिल जाएंगी। कुछ इस प्रकार आपका अमोनिया निर्माण की हैबर प्रक्रम में एक चित्र आपको डेवलप करना है, बनाना है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रीज़न ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई अलग अलग जगहों पर इसका चित्र जो है अलग अलग बनाया जाता है। ठीक है, मुझे जो बेस्ट लगता है, मुझे जो समझ में आता है भाई, मैं उसको बना रहा हूँ। आपको अगर इससे भी अच्छा मिल जाएगा तो आप उसको बना सकते हैं। अज यू विश। ये ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ जानेंगे हम लोग। ABC एंड दैट इज अ लिक्विड अमोनिया। अमोनिया यहां हमको प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं। ए क्या है, वेयर ए इज, इधर आपको दिखेगा यहां पे, आई थिंक दिख रहा है। ए है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं संपीडक। क्या बोलते हैं? संपीडक। बी जो दिख रहा है उसको बोलते हैं आक्सीकारक। आक्सीकारक स्तंभ, स्तंभ, ठीक है। और सी जो दिख रहा है उसको बोलते हैं आपका संघानित्र। क्या बोलते हैं? संघानित्र। अब होता क्या है ये सुनिए आप। यहां इस जगह में हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। इनका रेशियो क्या रहता है? हाइड्रोजन, पहले नाइट्रोजन लिख दीजिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो इनका रेशियो रहता है 1:3। मतलब 1:3 में हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण संपीडक में प्रवेश कराते हैं। 1:3 का मतलब क्या है? अगर 1 किलो आप नाइट्रोजन ले रहे हो तो 3 किलो, एक मैं मोटा मोटा ये जानकारी बता रहा हूं, ठीक है। 1 किलो आप हाइड्रोजन लेते हो तो नाइट्रोजन लेते हो तो 3 किलो क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। ये होता है 1:3 रेशियो में। आप कहां भेजते हो? संपीडक में भेजते हो। संपीडक के पश्चात ये चला जाता है इधर, देखिए ये एरो का साइन देखिए, यहां संपीड़ित होता है। संपीड़ित होने के बाद ये पहुंच जाता है इधर, इधर। यहां होता है डियर स्टूडेंट हमारा आयरन चूर्ण, लौह चूर्ण, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको अध्याय 5 सतह रसायन में जब मैं उत्प्रेरक पढ़ा रहा था तो वहां कई बार जिक्र किया हुई चीजों का। मॉलिबेडनम उत्प्रेरक, उत्तेजक प्लस 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसके पश्चात ये जो हमारा संपीड़ित गैस है यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकृत जो गैस है वो पहुंच जाता है कुछ इस प्रकार चलते हुए। कहाँ, कौन सा स्तंभ है ये?
संघानित्र में पहुंच जाता है। और संघानित्र का काम ही होता है कि उसको संघनित कर करके कंडेंसेशन करके, जैसे कि यहाँ से हमारा जल वाष्प समुद्रों से उड़ करके आसमान में जाता है और आसमान में जाकर के संघनित होता है, कंडेंसेशन होता है, मतलब वो किस में बदल जाता है, वापस से द्रव में बदल जाता है। तो उसी प्रकार संघनन होता है यहाँ, उसके बाद वो किस में बदल जाता है, अमोनिया द्रव में। कुछ अमोनिया जो द्रव में नहीं बदले रहते वो यहाँ से रिसाइकल होते हैं और रिसाइकल होकर के इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, फिर से वापस से यहीं से आकर के कहाँ चलने लगते हैं, इधर चलने लगते हैं। समझ में आ गया? इतना अच्छा है, इस चीज को फिनोमेना को समझ जाइए। यहाँ जो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है डियर स्टूडेंट, मतलब वायुमंडलीय दाब, वो होता है 200 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यहाँ दाब भी रहता है। तो ये हो जाएगा इसका क्या चीज, क्रियाविधि। आप ऐसा लिखेंगे क्रियाविधि में, ठीक है, पूरा सुन करके समझ करके लिख लीजिएगा। अब इसका सूत्र देखते हैं क्या होता है इसका रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार होता है। रासायनिक समीकरण जो होता है हमारा एकदम सिंपल एंड सरल, N2 + 3H2, ठीक है। और आप लोग ये जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है, रिवर्सिबल। Fe + MO मोलिबेडनम 450 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2NH3 अमोनिया में। समझ में आ गया? प्लस 24 किलो कैलोरी आपका हिट, माइनस में, प्लस में नहीं रहता है, माइनस में रहता है, उत्सर्जित होता है। उष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ये बहुत बड़ा रोल वो प्ले करता है, आप इसको मजाक मत समझना। -24 किलो कैलोरी वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कैसे, इधर देखिएगा। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक समीकरण से ये पता चलता है, आप ऐसे लिखेंगे ना, उपयुक्त रासायनिक समीकरण से यह पता चलता है कि हमारा अमोनिया निर्माण की प्रक्रम हैबर विधि एक उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें उत्पाद अभिकारक की तुलना में कम प्राप्त होता है। यहां देखिए 1, 3, 4 मोल कहा जाए या 4 भाग NH3 उपयोग करते हैं तो हमको 2 मोल अमोनिया प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अमोनिया निर्माण बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसे बढ़ाने हेतु ली-सातेलिय नियम का उपयोग किया जा सकता है, या यह ली-सातेलिय नियम का पालन करता है, जिसके द्वारा हम अमोनिया निर्माण को बढ़ा सकते हैं। अब ली-सातेलिय नियम क्या होता है भैया, ताप दाब पर ली-सातेलिय ने नियम दिया, यदि वो उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है और यदि उसमें उष्मा छिपी है, उत्सर्जित हो रहा है, उष्मा उत्सर्जित हो रही है, तब आपको क्या करना है, डियर स्टूडेंट, तब हमारा जो ताप है, सबसे पहले लिखिएगा ली-सातेलिय नियम के अनुसार, पहले लिखिएगा ताप लिखिएगा पहले नंबर में, ठीक है। ताप, फिर दाब देखेंगे, फिर उत्प्रेरक देखेंगे। 3 ठो ली-सातेलिय नियम का जो है मुख्य कारक 3 है, ताप दाब आयतन होता है, ठीक है। तो आयतन हमको कम मिल रहा है, तो इसीलिए हम ताप और दाब पर काम कर रहे हैं। तो ताप कर पर लिखेगा ली-सातेलिय नियम के अनुसार यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और उसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा छिपी है, रासायनिक अभिक्रिया है, तो उत्पाद के आयतन को बढ़ाने के लिए ताप कम रखना चाहिए। तो ताप कम रखने का मतलब ये नहीं कि 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस रख दोगे भैया। कम से कम उतना तो ताप रखना जरूरी है ना, कि वो बन सके, है कि नहीं, कुछ भी खाना जल जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एकदम मिनिमम टेम्परेचर में पकाओ, और आधा घंटा का खाना बनते बनते पता चलता है 12 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया। अब कोई बोल दिया कि भाई ज़्यादा टेम्परेचर में खाना जल जाता है तो कम टेम्परेचर में पका बोल दिया, तो आपने क्या किया, उसको कम ही कर दिया और उसके बाद पता चलता है खाना पक ही नहीं रहा है। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, दैट इज 450 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उतना कम से कम होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, वो खुद उष्मा उत्सर्जित कर रहा है, अगर उष्मा उसको और दोगे तो सोचो ना, आप उष्मा उत्सर्जित कर रहा है, उसको उष्मा देने की जरूरत क्या है। हाँ, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया उष्मा अवशोषित करता है और उसको उष्मा दोगे तो वो जो है क्या होता है, फास्ट हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ रही, यही तो ली-सातेलिय का नियम था,
अब जैसे कि चूना पत्थर आप सब लोगों को पता है, जब हम घर का पुताई करते हैं तो चूना को जो है हम लोग पानी में डुबाते हैं। तो पानी को गर्म करते हो क्या, कभी करते हो क्या? मत करना भी मत। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो खुद उसमें उत्सर्जित करता है। देखना चाय बन जाएगा उस पानी में, इतना गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यह है लिए का पहला नियम। तो इसके अनुसार हमें ताप को कम रखना चाहिए और मिनिमम ताप 450 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना ताप इसके लिए रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होने पर यह अभिक्रिया और धीमी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड आता है डियर स्टूडेंट, हमारा आता है दाब। तो ये सुनिए, जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, जो कि ऊष्माक्षेपी हो, उत्पाद का आयतन अभिकारकों के आयतन से कम हो, उत्पाद का आयतन अभिकारकों के आयतन से कम हो, तो उसके दाब को बढ़ाना चाहिए। ली के अनुसार उसका दाब अधिक होना चाहिए। उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसका दाब अधिक होना चाहिए। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस अमोनिया निर्माण के हैबर विधि में हमारा जो दाब होता है वो 200 वायुमंडलीय दाब होता है। कहां कितना होता है? 200 वायुमंडलीय दाब होता है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अब तीसरा नंबर, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक उत्प्रेरक के रूप में यहां आपको सबको दिख रहा है आयरन और मोलिब्डेनम, है ना। लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं। उत्प्रेरक के रूप में पोटेशियम ऑक्साइड एवं एल्यूमिनेट का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ कार्बन चूर्ण के रूप में उपयोग करते हैं। रीजन क्या है चूर्ण के रूप में उपयोग करने का? सतह रसायन देखिए तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आयरन चूर्ण, लौह चूर्ण एवं मोलिब्डेनम उत्तेजक का उपयोग किया जाता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए थोड़ा सा इसका विधि लिख दीजिएगा, प्रक्रम का विधि लिख दीजिएगा। एक आयतन नाइट्रोजन, आप ऐसे लिखेंगे, एक आयतन नाइट्रोजन एवं 3 आयतन हाइड्रोजन को 3 आयतन हाइड्रोजन को संपीड़क में भेजा जाता है। 200 संपीड़क में भेजा जाता है, मत लिखना, छोटा सा लिखना, क्योंकि ये सब लिखना और ली-सातिलीय नियम को लिखना जरूरी रहता है। यहाँ चित्र भी रहता है, ली-सातिलीय नियम रहता है, इसके साथ साथ इसके भौतिक रासायनिक गुण भी आ जाते हैं। ठीक है, इसका उपयोग भी आ जाता है। तो आप विधि ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा, छोटा सा विधि लिखिएगा, और अगर बढ़ाना रहेगा तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक आयतन नाइट्रोजन एवं 3 आयतन हाइड्रोजन को 200 एटमॉस्फेरिक से लेकर के 800 ATM वायुमंडलीय दाब पर उत्प्रेरक आयरन चूर्ण एवं उत्तेजक मोलिब्डेनम की उपस्थिति में 450 से 500-700 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। खत्म, इति समाप्तः। ठीक है, अच्छा, एक ATM बराबर होता है डियर स्टूडेंट हमारा 10⁵ पास्कल। ठीक है, एक होता है आपका दाब को 2-3 तरीके से नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब होता है, पास्कल में नापा जाता है, और आपका जो है HG में नापा जाता है, मरकरिक। ठीक है, उसमें आपका MM में भी जो है दाब को नापा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा उत्प्रेरक एवं प्रक्रम। अब देख लेते हैं इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण कुछ ऐसा होता है कि यह गंध में तीखा, ठीक है, दुर्गंध युक्त तीखा होता है, और आंख के पास ले जाने पर आंख से आंसू भी आ जाता है। ठीक है, ये होता है अमोनिया गैस। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसका रासायनिक गुण जो होता है, रासायनिक गुण बहुत सारे, भौतिक गुण छोटा सा है, उसको आता भी नहीं है, रासायनिक गुण आते हैं। रासायनिक गुण, पहला रासायनिक गुण देखिए क्या होता है। रासायनिक गुण कि यह जो है जल में अल्प विलय है एवं जलीय विलयन में जो है क्षारीय होता है। कैसे? अमोनिया जो है, अमोनिया सबको पता है, अमोनिया में एक आगे इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और इसका जल के साथ आप कराओगे तो ये क्या बन जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कि नहीं, जो कि क्षारीय प्रकृति का है। रीजन क्या है कि जब इसका विघटन होगा तो अमोनियम प्लस एवं OH- हाइड्रोक्साइड आयन बन देगा। समझ में आ रहा है? दूसरा डियर स्टूडेंट, इसका आक्सीकारक की उपस्थिति में जलाने पर
बर्न करने पर, जलाने पर ये नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। कैसे नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है ये देखिए। अब इसको मिटा दें क्या यार, चलिए देख लेते हैं। उसका उपयोग हो जाता है ना, इसलिए 3 दूनी 6, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, बैलेंस कर लेंगे इसको। तो ये नाइट्रोजन देता है और प्लस H2, तो बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है, ये 3 है और ये 2 है, 2:3 है। तो आप इसका एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए भाई बोलिए, इसको 3 कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और तो इसको 6 दूनी 12 होना चाहिए, तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2N2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का 6, ठीक है। अगर दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कॉमन कहाँ आएगा, तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो संतुलित है। तो इस प्रकार ये जो है ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जलाने पर ये क्या देता है, नाइट्रोजन गैस देता है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, अगर हम इसका जल के साथ पुनः जल के साथ फिर से देखें, तो जल के साथ क्या होता है, जल के साथ यह जो है, फिर से उसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। जल के साथ विलय है एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और इसके ढेर सारे गुण देखते हैं। चलिए रासायनिक गुणों को पढ़ना है हमको, क्या क्या रासायनिक गुण है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या चीज, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछता है डियर स्टूडेंट, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया, अमोनिया के आधिक्य में कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया, ये दोनों मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो अमोनिया का, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनियम के जाली से गुजारने पर, 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनियम के जाली से गुजारने पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के साथ करा रहे, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है कराने पर यह जो है क्या देता है डियर स्टूडेंट, हमारा 4 3 12, तो ये हो जाएगा 6H2O प्लस 4 नाइट्रोजन है और ये 10, तो 6 तो निकल गया, 4NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। और इस NO का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने के ओस्टवाल्ड विधि, मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन, उस पर हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये होता है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट के साथ, तो अमोनिया की आधिक्य में कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराने पर, कॉपर सल्फेट अमोनिया के आधिक्य में है ना, आधिक्य मतलब ये ज्यादा होना चाहिए इसके आयतन से, तो ये कहे तो ये कितना होगा 4। तो इसके आधिक्य में जब आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमें नीले रंग का संकुल प्राप्त होता है। किसका, कौन सा रंग का, नीले रंग का संकुल प्राप्त होता है। तो नीले रंग का संकुल होता है डियर स्टूडेंट कुछ ऐसा, NH कॉपर अंदर रहेगा। जब हम संकुल पढ़ाएंगे तब आप अच्छे से समझेंगे इस चीजों को, ठीक है। कुछ इस प्रकार ये लीजिए, ठीक है, टेट्रा एमिन कॉपर सल्फेट, ऐसा कुछ इसका संकुल में, जब मैं आपको संकुल नामकरण पढ़ाऊंगा अध्याय 9, बेहतरीन मजा आ जाएगा, IUPAC नामकरण, ठीक है। तो वहां देखेंगे तो क्या प्राप्त होता है, नीले रंग का हमको क्या मिलता है, नीले रंग का संकुल प्राप्त होता है। ओके, अब देखते हैं क्लोरीन के साथ भी इसका जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन के साथ 2 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। एक होता है पहला अमोनिया के आधिक्य में, किसके आधिक्य में, अमोनिया के आधिक्य में। तो अमोनिया के आधिक्य में जब क्रिया कराते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है, और दूसरा होता है आपका क्लोरीन के आधिक्य में, तो इसमें हमको क्या मिलता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl प्राप्त होगा। देखिए इसका रासायनिक अभिक्रिया कैसा हो जाएगा, अमोनिया के आधिक्य में अमोनिया ज्यादा होना चाहिए और क्लोरीन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्लोरीन कम अमोनिया अधिक होना चाहिए। तो इस केस में हमको क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड मिलता है। तो अमोनियम क्लोराइड मिला तो संतुलित कर लो यार, 3 दूनी 6, 6 तो है, तो आप यहाँ सामने में क्या लगा दीजिए, 6 लगा दीजिए। तो 6 लगाएंगे तो 2 तो यहाँ पे बच चुका है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो उन दोनों को आप यहाँ पे लिख दीजिए। और कुछ बचा है क्या, 2 नाइट्रोजन बचा है, ये तो पूरा यूज हो गया, 6 चौक 24 हाइड्रोजन भी यूज हो गया, मतलब नाइट्रोजन प्लस क्या मिलेगा,
अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। क्लोरीन के आधिक्य में जब कराते हैं तो ये हो जाता है NH3 प्लस 3Cl2। तो यहाँ हमको क्या मिलता है डियर स्टूडेंट, ये मिलता है 3 जो है हाइड्रोजन है, 3 HCl के साथ ये बना लेगा 3HCl। ठीक है, अब 3 क्लोरीन बचा है, 1 नाइट्रोजन बचा है, तो NCl3 ये बन जाता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त हम यूरिया बनाते हैं, यूरिया। तो यूरिया बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वो कैसे यूज किया जाता है, याद रखिएगा, यही सब उपयोग है। ये एक विस्फोटक है, तो विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग हो जाएगा, यूरिया बनाने में उपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप थोड़ा सा याद रखा करें। कॉपर सल्फेट संकुल बनाने में उपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपयोग हो जाएंगे अमोनिया के। तो यूरिया कैसे निर्माण किया जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, ये देखिए इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है जी, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड है। तो कार्बोनिल क्लोराइड की क्रिया जब अमोनिया के साथ किया जाता है, HNH2, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या है, NH3 है, अमोनिया ही है। ठीक है, HNH2 लिख दिया मैं, HNH2। रीजन क्या है, ये देखिए, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो। इन दोनों को जब बाहर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 2HCl बाहर निकल गया, एक HCl यहाँ से, एक HCl यहाँ से बाहर निकल गया। बचा क्या मेरे भाई, बचा है, वो बचा है आपका NH2, यहाँ का NH2 बच गया। इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो कैसे, अरे लिखो यार, ऐसे लिखो NH2 प्लस, सॉरी प्लस बोलता हूँ, बॉन्ड रहेगा इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड, और ये हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा NH2। तो ये देखिए NH2 C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और NH2। तो ये क्या है, ये है हमारा यूरिया। हो गया। अब देख लेते हैं क्या चीज, इसका परीक्षण और उपयोग। उसके बाद ये अमोनिया खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, परीक्षण और उपयोग, जनरली उपयोग आता है, परीक्षण नहीं आता। तो देखते हैं परीक्षण कैसे किया जाता है इसका, कि आप कैसे पता करोगे कि अमोनिया है कि नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, अमोनिया गैस है, उसके पास में HCl से भीगी छड़ लाई जाती है। HCl से भीगी छड़ को कहाँ लाते हैं, अमोनिया के पास में लाते हैं। तो अमोनिया के पास जब HCl से भीगी छड़ को लाया जाता है डियर स्टूडेंट, तो वहाँ सफ़ेद रंग का धुआं उठता है, सफ़ेद रंग का धुआं। ठीक है, वो रीज़न क्या है सफ़ेद रंग का धुआं, अमोनियम क्लोराइड, सफ़ेद धुआं। ठीक है, तो मतलब यदि एक बोतल में आपका, सपोज करो एक बोतल में हमारा क्या है, कोई बोल रहा है कि अमोनिया है, अमोनिया है। ये एक्चुअल में जब कंप्रेसर में दाब, बहुत ज़्यादा दाब डाला जाता है, जिसकी यहाँ पे हम लोग यूज किए थे संपीड़क, है ना, संपीड़क यूज किए थे, 200 से 800 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज किए थे। तो उस दाब पर, अधिक दाब पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है अमोनिया, लेकिन कम दाब पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो हो सकता है कि इसको दबा करके, कंप्रेस करके द्रव अवस्था में रखा गया है, और जैसे ही हम इसके ढक्कन को खोलते हैं, ढक्कन को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं डियर स्टूडेंट, ढक्कन को खोल देते हैं, तो यहाँ से क्या उठेगा, आपका अमोनिया गैस निकलते रहेगी, है ना, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा। अब हम क्या करते हैं, इसके पास में रॉड लाते हैं, किस चीज से डूबी हुई, किस चीज में डुबा कर लाते हैं, यहाँ पे HCl में गैस में डुबा करके लाते हैं। तो ये जो है, ये जो गैस निकल रही है, ये फिर सफेद रंग का आपका फिर धुआं बन जाता है। तो सफेद रंग का धुआं जब आपको दिखेगा तो समझ जाना कि इस बोतल में क्या है, अमोनिया है, या वहां पर क्या है, अमोनिया उपस्थित है। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है एकदम। अब देखते हैं इसका यूसेस। तो फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, यूज क्या है इसका, अगर इस चैप्टर के दौरान, इस चैप्टर के नहीं, इस पूरे केमिस्ट्री के दौरान हम ढेर सारा भी नाइट्रिक अम्ल निर्माण करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे। और उसके बाद जब हम कार्बनिक रसायन में जब जाएंगे तो वहाँ ढेर सारे आपका एथिलीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत सारा एल्कोहल का निर्माण करेंगे, वहाँ आपका ईथर का निर्माण करेंगे, मेथेनॉल, एथेनॉल, बहुत सारा निर्माण करेंगे। तो आपका एक फर्स्ट यूज, अगर कुछ याद नहीं आ रहा है ना, तो आप एक चीज याद रखना, मेरी बात को सुन लो, जनरल है ये। अगर याद नहीं आ रहा तो लिख देना प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। किस चीज में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा। क्यों भाई, अमोनिया है, प्रयोगशाला में नहीं है क्या आपके, जाके देखिएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो इसको प्रयोगशाला में क्यों रखे हैं, अरे कुछ ना कुछ तो उपयोग करेंगे प्रयोगशाला में इसको क्रिया कराने में
टाइट्रेशन में कुछ में भी तो उपयोग करोगे आप इसका, हालांकि टाइट्रेशन में यूज नहीं होता है लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा, तो प्रयोगशाला में पड़ा रहता है कि नहीं रहता है, तो बस प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में सब चीज का। सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपके लैब में होगा, जाके देख लीजिएगा। नाइट्रिक अम्ल भी आपके लैब में मिल जाएगा। तो जितने भी लैब में है तो उसका उपयोग है तभी तो रखे हैं, तो प्रयोगशाला भी कर्मक के रूप में, पहला। दूसरा, अब याद कीजिए, अब याद कीजिए यहां मैं क्या क्या बनाया था, उन चीजों को याद कीजिए। दूसरा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट हम NCl3 विस्फोटक बनाने में, यह विस्फोटक है, विस्फोटक निर्माण में। तीसरा लिख सकते हैं आप, और क्या बनाए थे बताइए, यूरिया निर्माण में। किस निर्माण में? यूरिया निर्माण में, कार्बोनिल क्लोराइड के द्वारा यूरिया निर्माण में। चौथा, और बताइए कुछ, प्रशीतक में। प्रशीतक, प्रशीतक किसे कहते हैं? कूलिंग एजेंट। मतलब आपके घर में फ्रिज है तो फ्रिज में किसी चीज को डालते हैं ठंडा कैसे हो जाता है? ठंडा किस कारण होता है, कभी सोचे हो आप? है? उस फ्रिज के पीछे में देखना एक डब्बा रहेगा इतना बड़ा, इतना बड़ा। उस डिब्बे में, ठीक है, धातु का रहता है, उस डिब्बे में आपका कंप्रेस करके हाई प्रेशर पे अमोनिया गैस भरा रहता है, और अमोनिया गैस के कारण ही आपका क्या होता है? ठंडा होता है। तो बर्फ बनाने में भी अमोनिया गैस का, ठंडा करने में भी किस चीज का उपयोग करते हैं? अमोनिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, और बता दीजिए एक आठ मुझे, संकुल निर्माण में। और बढ़िया से हो सकता है यार एक आठ है ना। तो बस इतना भी सफिशिएंट है, 3-4 उपयोग हो गए, इतना सफिशिएंट है, काफ़ी है। तो आज का क्लास फिर यहीं पे एंड करें क्या? क्योंकि अगर मैं ओस्टवाल्ड का पढ़ाया ना, तो ओस्टवाल्ड विधि पढ़ाया अगर नाइट्रिक अम्ल का, तो फिर मुझे पूरा उसका नाइट्रिक अम्ल को कंसेप्ट पूरा क्लियर करना पड़ेगा। और मान के चलिए जितना भी अभी क्लास चल रहा है, जितना टाइम हुआ है उससे 1.5 गुना टाइम लगेगा, 1.5 गुना टाइम लगेगा, तब जाके आपको ओस्टवाल्ड कंप्लीट होगा और पूरा नाइट्रिक अम्ल कंप्लीट होगा। क्योंकि वहाँ पे हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीकरण वगैरह आ जाता है, ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं यार, है ना। तो प्लीज़ आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।